So this video is all about how to treat the bonus share in the consolidation of financial statement. तो यहाँ पर बेटे जब कभी ऐसी नौबत आती है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले आप अपने क्वेश्चन के डेटा को एक सही तरीके से प्लॉट करें ताकि उसको समझने में आसानी हो। जैसे कि जो हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ईयर एंड में जब आपकी 31 मार्च 2012 को बैलेंस शीट बन रही है उस दिन आपके पास में जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ये कह रहे हैं भाई ईयर एंड में आपके पास में जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 रुपीज का। अब सबसे पहले चेक करो कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास में जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस था। तो ये कह रहे हैं कि सर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर जनरल रिजर्व का बैलेंस था 2,50,000 और इस जनरल रिजर्व के 2,50,000 के बैलेंस में से इन्होंने यहाँ कहीं बेटे बोनस इशू डिस्ट्रीब्यूट किया है, बोनस शेयर डिक्लेयर किए हैं और बोनस शेयर डिक्लेयर किए हैं आई थिंक इन द रेशो 1:4। ऐसे कुछ यहाँ पर बोनस शेयर आया है 1:4 के रेशो में, 1:4 के रेशो में या 1:5 के रेशो में, सॉरी यहाँ पर बोनस शेयर आया है 1:5 के रेशो में। तो बोनस शेयर बांटने के लिए सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल थी 5 लाख रुपीज की, 1/5 के रेशो में बोनस शेयर आया होगा तो 1 लाख रुपीज के फंड की रिक्वायरमेंट है। तो फंड कहीं ना कहीं से तो विड्रॉ हुआ होगा। सो डेफिनेटली दिस फंड हैड बीन विड्रॉन फ्रॉम द जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व से अगर ये फंड विड्रॉ हुआ है तो इसको आप अकाउंटिंग में प्लॉट करके देखो ना, आप बेसिक अकाउंट बना के देखो, सारी पिक्चर अपने आप समझ में आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज व्हाट 2,50,000। ठीक है, ये कौन सा प्रॉफिट है सर? ये तो पूरा का पूरा प्री का प्रॉफिट है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी कब का दिया हुआ है 1 अप्रैल 2011 का दिया हुआ है और आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई 2011। ठीक, तो 2,50,000 का जनरल रिजर्व पूरा का पूरा प्री। ईयर एंड में कितना है सर? ईयर एंड में हमारे पास में 1,50,000 और इसी में से 1 लाख रुपीज का आपने बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है, बोनस। तो क्या बेटे क्वेश्चन, या जनरल रिजर्व ऑटोमेटिकली टैली होता है? यस सर। डेबिट का टोटल 2,50,000 है, क्रेडिट का टोटल 2,50,000 है, कहानी खत्म है। तो पूरा का पूरा तो क्या निकला बेटे यहाँ पर? ये 2 लाख अगर कायदे से आप देखोगे तो इसी 2 लाख रुपीज में से क्या हुआ सर? इसी 2 लाख रुपीज में से आपने यहाँ पर इसी 2 लाख रुपीज में से सर यहाँ पर हमने बोनस शेयर भी बांटा है। 2 लाख रुपीज में सर हमने यहाँ पर बोनस शेयर भी बांटा और यही 2 लाख रुपीज ईयर एंड में भी हमारे पास में बैलेंस के नाम पे अवेलेबल है। तो करेंट ईयर में आपने जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया क्या? नहीं सर, नथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू द जनरल रिजर्व। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटे मुझे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जनरल रिजर्व बताओ, या अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जनरल रिजर्व बताओ, तो आप क्या आंसर दोगे ये बताओ। सर हमारे पास में 2,50,000 का साल के शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर जनरल रिजर्व था, इसमें से 1 लाख रुपीज का बोनस शेयर तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारे पास में बचा कितना है? 1,50,000 क्या जनरल रिजर्व बाकी है। और ये 1,50,000 का जनरल रिजर्व भी कब को बिलोंग करता है? प्री एक्विजिशन पीरियड को बिलोंग करता है। तो सीधा सीधा हिसाब किताब पोस्ट में आपके पास अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता, यहाँ पर अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता तो बात अलग थी, फिर आप कहते कि इतना हमारा करंट ईयर का पोस्ट का जनरल रिजर्व है या हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में से इतना फंड जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो फिर ये हमारा पोस्ट का जनरल रिजर्व है, मान लेते हैं अपन। लेकिन ये जो 1,50,000 का जनरल रिजर्व है ये तो पूरा का पूरा आपके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही आया है। तो जनरल रिजर्व के प्रॉफिट को अगर प्री और पोस्ट में डाइवर्सिफाई करना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। जनरल रिजर्व आपके पास में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, यही पता करना है ना। तो साल के शुरू में कितना प्रॉफिट था सर? 2,50,000, ये था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इसमें से आपने 1 लाख रुपीज के बोनस शेयर बांट दिए तो कितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बचा आपके पास में? 1,50,000 का बचा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना? निल किसी। और ये 1,50,000 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एज सिंपल एज दैट, मैटर खत्म। यस सर, आगे चलते हैं। सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मैंने कहा फिर बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो आपके पास में ओपनिंग बैलेंस कितना और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। सर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर बेटे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 1 अप्रैल 2011 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास में 1,20,000 और ईयर एंड में हमारी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000। ये मिल गए आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मिल गए। यस सर, बिल्कुल मिल गए। अब बेटे ये बताओ और प्रॉफिट में से कहाँ कहाँ आपने अप्रोप्रिएशन करी है? कोई अप्रोप्रिएशन करी है आपने? हाँ सर, हमने यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। कितने का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था?
सर हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से 1 लाख रुपीस का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसा ही किया था ना आपने? यस सर बिल्कुल, हमने 1 लाख रुपीस का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो पक्का आपने 1 लाख रुपीस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवाया होगा और यहाँ पे लिखा होगा आपने डिविडेंड, ऐसे ही किया होगा। यस सर, मैंने कहा अपने अकाउंट को बैलेंस कर दो, कहानी खत्म। सर डेबिट का टोटल होता है 2,50,000, तो क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 2,50,000। बैलेंसिंग फिगर कितना? सर बैलेंसिंग फिगर है 1,30,000। यानी पक्की बात है ये 1,30,000 का प्रॉफिट आपने करंट ईयर में अर्न किया होगा। करंट ईयर में ये रहा बेटे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये आपने कब से कब तक के लिए अर्न किया है? सर ये प्रॉफिट हमने 2011-2012 में अर्न किया है, इतना ठीक। 2011-2012 में आपने अगर ये प्रॉफिट अर्न किया है तो ये प्रॉफिट बेटे आपका सीधे सीधे 11-12 का है। 11-12 क्या आपके लिए पूरा प्री है या आपके लिए पूरा पोस्ट है, या कुछ प्री और कुछ पोस्ट है? सर 1 अप्रैल 2011 से लेके 1 जुलाई 2011 तक सर ये प्री है। 1 जुलाई 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक ये पोस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल मई जून 3 मंथ प्री और बाकी बेटे बचा हुआ क्या? पोस्ट। तो सीधी बात है ये जो 1,30,000 का प्रॉफिट है इसमें 3 मंथ का प्रॉफिट क्या होगा? प्री, और बाकी बचा हुआ 9 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा? पोस्ट। 3 मंथ का प्रॉफिट कितना निकल के आता है? तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 465, 32,500 समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो 32,500 का प्रॉफिट आएगा प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन आएगा 30, 60, 90, 97,500 का आएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट होगा ये बेटे एच लिमिटेड में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये प्रॉफिट भी बेटे एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तो बात हो गई हमने जो करंट ईयर का प्रॉफिट अर्न किया था उसकी। और जो पहले से आपने प्रॉफिट अर्न किया है 1,20,000 का, इसका क्या करें? ये तो पूरा का पूरा आपका प्री का प्रॉफिट है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। और ये पूरा का पूरा आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तब उस कंडीशन में ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये एच लिमिटेड के बीच में और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। लेकिन आपने इस प्रॉफिट में से अच्छे से देखो, इस प्रॉफिट में से बेटे आपने यहां पर इस प्रॉफिट में से 1 लाख रुपीस ऑलरेडी डिविडेंड के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो बचा कितना तुम्हारे पास? आपके पास में एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 20,000 का प्रॉफिट था 20,000 का प्रॉफिट। यस सर बिल्कुल 20,000 का प्रॉफिट था, 1,20,000 का प्रॉफिट था। इस 1,20,000 के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपीस का तो आपने डिविडेंड बांट दिया, तो आपके पास में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बचा कितना? 20,000। तो यहां पर पूरे 1,20,000 आपके काम के नहीं है। आपके काम का सिर्फ कितना है? आपके काम का सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज ही आपके काम का है। तो ये जो 20,000 का प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट है ये होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी के बीच में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आंसर घूम फिर के उतना ही आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से देखो तो बातें जल्दी समझ में आ जाया करेंगी।